मैं डॉक्टर राजकुमार, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा अम्बाला में कार्यरत हूँ। मेरा आज का विषय है मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, मुग़लों के अधीन कृषि प्रणाली। मुग़ल सम्राट ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी का भारतीय इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसने 1526 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित करके मुग़ल वंश की स्थापना की। उस समय भारत अपनी आर्थिक संपन्नता के लिए विश्वविख्यात था। यद्यपि भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था, लेकिन यह समृद्धि कुछ ऊंचे वर्ग तक ही सीमित थी तथा अभिजात वर्ग के पास ऐशो आराम के लिए पर्याप्त साधन थे। इनके द्वारा लगातार किसानों का अधिक से अधिक शोषण किया जाता रहा। सल्तनत काल से यहाँ की प्रजा करों के बोझ से दबी थी, क्योंकि मुस्लिम शासकों का उद्देश्य यहाँ की जनता को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना था। खेतों में कड़ी मेहनत करने वाले किसान अपनी जीविका के चक्कर में पड़े रहे। मुग़ल काल में शासकों ने अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किसानों पर अनेक प्रकार के करों को लगाया तथा भूमि का वर्गीकरण किया। अबुल फजल की आईन अकबरी के अनुसार पूरे मुग़ल साम्राज्य की भूमि की पैमाइश करवाई गई, जो मुख्यतः 3 प्रकार की थी। प्रथम खालिशा, द्वितीय किसानों की भूमि, तृतीय मदद ए मास भूमि। भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर कर लगाए गए, जो कि नकद व उत्पादन के रूप में जमा करवाई जा सकती थी। मुग़ल शासकों ने अपनी विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया, जो कि समस्त साम्राज्य में एक समान मुद्राएं प्रचलन में थी, जो कि व्यापार व कृषि दोनों में प्रयोग में होती थी। अबुल फजल के अनुसार 1575 ईस्वी में सोने के सिक्कों को ढालने के लिए 4 टकसाल तथा चांदी के सिक्कों को ढालने के लिए 42 टकसाल थी। मुग़ल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपना और नूरजहाँ दोनों का नाम अंकित करवाया, जबकि कुछ सिक्कों पर उसकी आकृति हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित है। इस प्रकार मध्यकाल के दौरान विभिन्न शासकों ने अपने अपने राज्यकाल में अलग अलग भार के सिक्कों का प्रचलन किया। मुग़ल काल में कृषि प्रणाली। प्राचीन काल से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। मुग़ल काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। मुग़ल साम्राज्य की 95% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी, जिसमें जो कृषि पर आधारित थी। कृषि पर आधारित वर्ग की बहुतायत थी। मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास में कृषिगत तकनीक में प्रगति के संकेत मिलते हैं। तत्कालीन कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों द्वारा भारतीय कृषक खेतों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। मुग़ल कालीन कृषि क्रम में अपनाई जा रही तकनीकों यथा सिंचाई, कृषि यंत्रों के प्रयोग, खाद, बीज आदि फसलों के रोपण तथा उत्पादन एवं अनाज के भंडारण और संरक्षण की विशिष्ट तकनीक विकसित अवस्था में थी। लघु उद्योग एवं व्यापार आदि की अच्छी वृद्धि के बाद भी तत्कालीन आर्थिक गतिविधियों में कृषि कार्य सर्वोपरि था। ऐतिहासिक स्रोतों एवं विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, परंतु उस काल में कृषि फसलों का उत्पादन किस विधा से होता था, परिस्थितियों के अनुरूप कृषि कार्य को ढालकर उत्पादन में विशिष्टता सूत्रपात कैसे किया जाता था, अर्थात तत्कालीन कृषि प्रणाली पर विवरण अत्यल्प है। फिर भी यत्र तत्र इस संदर्भ में जो विवरण प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर एक मोटी धारणा अवश्य बनती है, जिसके आधार पर तत्कालीन कृषिगत तकनीकी विशिष्टता का आकलन संभव है। 1526 ईस्वी में बाबर हिंदुस्तान आया। वहाँ की कृषि व्यवस्था की जानकारी तुज़के बाबरी में करता है और कहता है कि यहाँ की जनता कृषक है। भूमि इतनी उपजाऊ है कि केवल वर्षा से ही खरीफ की फसल हो जाती है और रबी की फसल के लिए कृत्रिम साधनों के साथ वर्षा प्राप्त रहती है। यहाँ की उपजाऊ भूमि के बारे में वर्णन किया है कि इस क्षेत्र में गांव कुछ देर में उजड़ व बस जाते हैं। बड़े बड़े नगरों के स्वामी जो वर्षों से यहाँ बसे होते हैं, यदि वे यहाँ से भागना चाहें तो वे 1 या 1.5 दिन में वहाँ से इस प्रकार से भाग जाते हैं कि लेश मात्र भी उनका कोई चिन्ह नहीं रह जाता। यदि उन्हें कोई स्थान आबाद करना है तो उन्हें नहर खोदने व बांध बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ वर्षा के सहारे कृषि होती है। बाबर ने कृषि के ढांचे में परिवर्तन करने के लिए जागीरदारी प्रथा में परिवर्तन किया, क्योंकि जागीरदार की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उस क्षेत्र का स्वामी बन जाता था, परंतु बाबर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं को राज्य प्राप्त हुआ।
इसने कृषि संबंधी सुधारों में सिकंदर लोधी द्वारा प्रचलित 41.5 उंगल के सिकंदरी गज के स्थान पर 42 उंगल का गज कर दिया, जिससे यह पूरे 32 की संख्या का हो गया। इस काल में शायद अकबर के काल से भी कम लगान लिया जाता था। शेरशाह सूरी ने अपने बाहुबल के आधार पर हिंदुस्तान का विशाल राज्य प्राप्त किया। शेरशाह का विचार था कि कृषकों के हितों से ही सरकार को लाभ हो सकता है। कृषि की उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक कृषक उसमें रुचि न लें। उसने कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी कठिनाइयों को दूर किया और पूरी भूमि की पैमाइश 42 उंगल के सिकंदरी गज से करवाई। भूमि को सुनिश्चित करने के लिए उपज का अनुमान लगाने का आदेश दिया तथा कृषि योग्य भूमि को 3 भागों उत्तम, मध्यम, निम्न स्तर में बांटा। शेरशाह ने पट्टा प्रथा भी प्रचलित की, जिसके अनुसार सरकार द्वारा किसान को पट्टा प्रदान किया जाता था, जिसमें यह निश्चित होता था किसान अमुक वर्ष में कितना लगान देगा। शेरशाह किसानों से व्यक्तिगत संपर्क में भी था। किसान अपना लगान जागीरदारों के माध्यम से न देकर स्वयं राजकोष में जमा करवा सकते थे। शेरशाह द्वारा कृषि सुधारों में परिवर्तन से कृषकों में कृषि के लिए उत्साह बढ़ा। अकबर ने शेरशाह सूरी की कृषि व्यवस्था को अपनाया। वह जानता था कि साम्राज्य में प्रशासनिक ढांचा कृषि पर आधारित है और अकबर ने अलग से कृषि विभाग की स्थापना की। अकबर द्वारा स्थापित कृषि विभाग के अनेक अधिकारी व कर्मचारी होते थे। अबुल फजल ने इन अधिकारियों की सूची अमलगुचार, बिचकची, खजांची, पटवारी व मुकद्दम आदि के रूप में की। खूत, मुकद्दम और चौधरी किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे। अकबर द्वारा स्थापित व्यवस्था से पहले मुस्लिम कानून के अनुसार भूमि को 3 किस्मों से जोता जाता था। प्रथम ऊसरी, द्वितीय खिराजी, तृतीय सुलही भूमि। अकबर का पहला सुधार भूमि से संबंधित था। 1575 ईस्वी तक अधिकांश भूमि कृषि योग्य भूमि जागीरों के रूप में अमीरों व अन्य अधिकारियों को वेतन के रूप में दी जाती थी। केवल थोड़ा भाग ही राज्य के नियंत्रण में रहता था, जिसे खालिशा कहा जाता था। अकबर ने 1575 ईस्वी में जागीरदारी प्रथा को समाप्त करके अपने अधिकारियों को वेतन नकद के रूप में देना शुरू किया। अकबर ने गज, तनब व बीघा पर अमल करने के आदेश दिए और इसका आधार बनाया, जिससे पैमाइश का आधार बना तथा उपज का आधार भूमि को श्रेणियों में बांटकर निश्चित किया। अकबर ने अब पैमाने में परिवर्तन कर दिया। सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज का प्रचलन किया। पूरे हिंदुस्तान में 3 प्रकार के गज थे। प्रत्येक पैमाने को 24 भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग को तासुज कहा जाता था। लंबा गज कृषि भूमि, सड़कों की दूरी, किले, तालाब, मिट्टी की दीवारों को नापने के काम आता था। अकबर से पहले जो भी गज नापने के प्रयोग में आते थे वो काफ़ी असुविधाजनक होते थे। उनको समाप्त करके एक मध्यम गज जो कि 41 उंगल का था का प्रयोग किया जाने लगा, जिसे इलाही गज कहा गया। तनब। इसके बाद अकबर ने एक जरीब निश्चित की। तनब रस्सी की पैमाइश होती थी जो कि सुबह नापने से गिल्ली होकर सिकुड़ जाती थी तथा दिन के अंत में सूख कर लंबी हो जाती थी। पहले वाली दशा में किसान को नुकसान सहन करना पड़ता था तथा बाद वाली दशा में पैमाइश से शाही कर समाप्त हो जाता था, जिससे अकबर ने 1575 ईस्वी में जरीब लोहे के छल्लों से जोड़कर बनवाई, जिससे किसानों को काफ़ी राहत मिली। अकबर के समय में आज की अपेक्षा 75% भाग पर खेती होती थी। मोरलैंड का यह कथन दिल्ली सूबा के अधीनस्थ सरकारों के संबंध में मिलता है। बीघा। इस काल में भूमि का बीघा निश्चित किया गया। भूमि की पैमाइश बीघा के आधार पर होती थी। यह 60 गज लंबा व 60 गज चौड़ा होता था। बीघा को 20 भागों में बांटा जाता था, जिसे बिश्वा कहा जाता था। 19 बिश्वा तक कोई कर नहीं लगता था। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने अपने पिता के समान कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास किया। प्रांतों में दीवान भूमि का लेखा जोखा रखता था। प्रांतों से नीचे अमलगुजार, बितकची, करोड़ी, पटवारी आदि भूमि का ब्यौरा रखते थे। शाहजहां के काल में जागीरदारी प्रथा का विकास हुआ, जिससे खालिसा भूमि का विकास रुक गया। मोरलैंड तथा इरफान हबीब ने भूमि कर प्रबंध के अलग अलग आंकड़े जुटाए, जिसमें दोनों के निष्कर्ष समान हैं। कृषक वर्ग। वर्तमान में भी भारत की अधिकांश जनता की आजीविका का साधन कृषि है। लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। सामान्य तौर से कृषि का कार्य करते हुए तथा ग्राम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कृषक कह दिया जाता है। वह वास्तव में देखा जाए तो ग्राम में रहने वाला या खेत में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कृषक नहीं होता।
इस बारे में आज भी धारणा प्राय यह ले ली जाती है। दूसरी एक अन्य धारणा और पाई जाती है कि कृषक की स्थिति व परिस्थिति हमेशा परिवर्तनहीन रही है। कृषि से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन हम विभिन्न पहलुओं से कर सकते हैं। कृषक का अर्थ व समाज में स्थिति। कृषक समाज का अभिन्न अंग है। भारतीय समाज की कल्पना भी उसके बिना संभव नहीं है। ऐसे में समाज में उसका स्थान व संबंध देखना अनिवार्य हो जाता है। भारतीय साहित्य में कृषक की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, बल्कि यह वर्णन है कि भूमि जोतक व खाद्यान्न उत्पादन कृषि व्यक्ति कृषक है। यह परिभाषा सामाजिक तौर पर स्वीकृत है तथा इसकी दो बातें महत्वपूर्ण हैं। इरफान हबीब ने कृषक शब्द को पहली बार परिभाषित किया है। उसके अनुसार कृषक से अभिप्राय उस जनसाधारण से है जो खेत में अपने कृषक यंत्रों का प्रयोग करके तथा केवल अपने परिवार के सदस्यों के श्रम का उपयोग करके स्वयं कृषि कार्य करता है। इसमें 4 चीज़ें प्रमुख हैं। प्रथम जोतक क्षेत्र, द्वितीय उपयोग में आने वाले यंत्र अथवा तकनीक, तृतीय कृषक का परिवार तथा चतुर्थ स्वयं के लिए श्रम। मुगल काल में ग्रामीण आबादी का अनुपात लगभग 96% के आसपास रहा होगा और ग्राम समाज में 2 वर्गों के लोग देखे जा सकते हैं, एक कृषक तथा दूसरा खेतीहर मजदूर। गांव की संरचना के बारे में यह 100% दावा नहीं किया जा सकता कि सभी गांव की संरचना एक जैसी थी, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इसमें कृषक वर्ग की जनसंख्या का अनुपात 30 से 40% होता था। जिस वर्ग ने अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तथा जोत क्षेत्र का विस्तार कर लिया, वह जाति उस गांव में प्रभुत्व समूह बन गया। इस प्रभुत्व समूह ने अपनी जाति का वर्चस्व बढ़ा लिया। गांव की संरचना में जोत क्षेत्र में कृषक वर्ग को विभाजित कर दिया। गांव में अधिक जोत क्षेत्र वाली जाति मात्र आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थी, बल्कि सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों में भी अग्रिम भूमिका निभाती थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कृषक समुदाय की स्थिति में उसकी संख्या व जाति का विशेष महत्व रहता था। कृषक समाज की संरचना। मुगल काल में कृषक समाज की संरचना के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने लिखा है। इन सभी ने कृषक समाज को 2 से 5 भागों तक विभाजित किया। इन संरचनात्मक विभाजन में किसी ने आर्थिक तत्वों को अधिक महत्वपूर्ण बताया है तो किसी ने जातीय व जोत क्षेत्र पर अधिकार को महत्व दिया है। इसमें 3 प्रकार के किसान हमें दिखाई देते हैं: खुदकास्त, पाहीकास्त और मुजारिया। खुदकास्त, इस शब्द को यदि खोल कर देखें अर्थात संधि विग्रह करें तो 2 शब्द सामने आते हैं, खुद व कास्त, अर्थात वह व्यक्ति जो है स्वयं भूमि पर काश्त करता है। मुगल काल के दस्तावेजों व फरमानों में उसके लिए मालिक ए ज़मीन शब्द अर्थात भूमि का स्वामी प्रयोग किया गया है। यह कृषकों का वह समूह था जिसका गांव के काफ़ी बड़े भू क्षेत्र अर्थात जोत क्षेत्र, आवास क्षेत्र, चरगाह पर कब्जा था। इनका अपने गांव में प्रभुत्व भी था तथा उसी क्षेत्र में खेती करके अपनी आजीविका कमाते थे। इस श्रेणी के कृषकों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, बड़े कृषक वे खुदकास्त थे जिनका प्रभाव व क्षेत्र काफ़ी बड़ा था, कहीं कहीं इन्हें जमींदारी अधिकार भी प्राप्त थे। द्वितीय, स्थायी कृषकों में खुदकास्त आते थे जिनके पास भूमि व कृषि यंत्र इत्यादि अपने थे, लेकिन जमींदारी अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं थे। तृतीय, सामान्य खुदकास्तों में उन कृषकों को लिया जा सकता है जिनके पास गांव में थोड़ी सी स्थायी ज़मीन थी, वह स्वयं अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से कार्य करते थे। जातीय आधार पर यह गांव में अल्पसंख्यक होते थे। खुद काश्तकार कृषक को अधिकार भी प्राप्त थे तथा उनकी पहचान कुछ अलग थी। उनकी विशेषताएं इस प्रकार से थी: खुद काश्तकार भूमि का स्थायी स्वामी होने के नाते अपनी ज़मीन को बेचने का अधिकार रखता था। खुद काश्त परंपरा में भूमि कृषक के वंशजों को एक निश्चित कानूनी व्यवस्था के तहत चली जाती थी। सरकार इस कृषक से पट्टा व कबूलियत नामक एक समझौता भी करती थी। जिस खुद काश्त के पास कोई श्रमिक काम करता था उसे औपचारिक तौर से उसके अधिकारों की रक्षा तथा निरंतर राजस्व जमा कराने के लिए मुचलका भरना पड़ता था, जिसमें वह यह स्वीकार करता था कि इसके पूरा न होने की स्थिति में उसे ज़मीन से बेदखल करने की बात होती थी। खुद काश्त यदि जो क्षेत्र बढ़ाता या पशुओं व बीजों के धर्म में कोई महत्वपूर्ण कार्य करता था तो उसे सरकार से संरक्षण व सुविधा भी मिलती थी। पाही काश्त, पाही शब्द का अर्थ निकट से लिया जाता है। इस शब्द की व्याख्या के तौर पर इतिहासकारों ने इसे ऊपरी या बाहरी भी कहा है। कृषक समाज के विवरण में लगभग सभी इतिहासकारों ने इस बारे में अपनी बात रखी है। इसके विवरण में आंशिक रूप से परिवर्तन देखा जा सकता है। शब्द की व्याख्या के आधार पर एक बात स्पष्ट होती है कि
इस कृषक के पास अपना जोत क्षेत्र तो नहीं था, हाँ हल बैल तथा कृषि यंत्र अवश्य इसके पास थे। इस तरह से यह अन्य लोगों की भूमि पर आश्रित था। ऐसे कृषकों की दो श्रेणियाँ संभव है। पहली श्रेणी उन कृषकों की जिनके लिए ऊपरी या बाहरी शब्द का प्रयोग हुआ है। ये कृषक जहाँ पर कृषि करते थे उस गांव के नहीं थे, बल्कि आसपास के गांव के रहने वाले थे। द्वितीय श्रेणी के संदर्भ में नई व्याख्या पड़ोसी की है, अर्थात यह किसी खुद कास्ट या जमींदार के निकट रहते थे तथा इनके पास अपनी भूमि नहीं थी, लेकिन अन्य संसाधन थे जिनमें ये खेती करते थे। इनकी कुछ अपनी विशेषताएं थी। इन कृषकों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। ये किसी खुद कास्ट या जमींदार से पंचायती तौर पर एक निश्चित अवधि के लिए भोग क्षेत्र जोत के लिए ले लेते थे। इनकी आय से लगभग इनके परिवार का ही गुजारा चलता था। आवश्यकता पड़ने पर खुद कास्ट या जमींदार इनसे बेगार ले सकता था। भूमि के स्थायी मालिक व पाही के बीच झगड़े की स्थिति में गांव के लोग स्थायी मालिक का साथ अधिक देते थे। कई बार भूमि की अवधि इतनी लंबी होती थी कि पैतृक प्रणाली के आधार पर पाही कास्ट के वारिस उस भूमि को जोतते थे। कानूनी तौर पर भी सरकार द्वारा इनके हितों के संरक्षण की किसी बात पर सहमति नहीं दी गई है। नंबर 3 आता है मुजारा। कृषक समाज का तीसरा वर्ग इस श्रेणी का था। इनकी संख्या काफ़ी थी तथा प्रत्येक क्षेत्र में यह देखे जा सकते थे। खुद काश्तकार की अधिकतर भूमि को यही जोत में लाया करते थे। मुजारा शब्द की व्याख्या करते हुए अधिकतर ने इसे बढ़ाईदार कहा है। ये कृषक मौसम के आधार पर किसी भी खुद काश्त से समझौता कर लेते थे तथा फसल की कटाई के अवसर पर उत्पादन का बंटवारा कर लेते थे। विभिन्न साक्ष्यों द्वारा इस काल में 3 प्रकार के मुजारों का ज्ञान होता है। पहले मुजारे पक्के मुजारे कहलाते थे। इनके पास अपने कृषि यंत्र थे। उस काल में कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास इतना अधिक नहीं हुआ था, जबकि जोत क्षेत्र अधिक था। इसलिए खुद काश्त या जमींदार कुछ परिवारों के साथ अपने संबंध स्थापित कर देते थे। दूसरे मुजारे कच्चे मुजारे कहलाते थे। इनके पास अपने कृषि यंत्र नहीं होते थे। इनके पास केवल श्रम शक्ति होती थी। यह किसी भी खुद काश्त के खेत में जाकर काम करते थे। वह उनकी मेहनत क्षमता के आधार पर उनका हिस्सा निर्धारित कर देता था। तीसरे वर्ग में मौसमी मुजारों का था। यह लोग खरीफ या रबी के फसल के आधार पर अस्थायी तौर पर खुद काश्त से समझौता कर लेते थे। यह समझौता आमने सामने व पंचायती आधार पर हो सकता था। इनके पास कुछ कृषि यंत्र अपने होते थे। फसल कटने के बाद इनका समझौता पूरा हो जाता था। ऐसे कृषक औसतन 1 से 3 वर्ष तक काम किया करते थे। मुजारा कृषि व्यवस्था में कुछ विशेषताएं थी। इनका भूमि की स्थायी तौर से कोई संबंध नहीं था। इनका बहुत अधिक मात्रा में शोषण होता था। ये प्राय कृषि कार्य छोड़कर भाग जाया करते थे तथा फिर से खुद काश्त से अनुरोध करते थे। पक्के मुजारे लगभग गांव के स्थायी व सम्मानजनक माने जाते थे, जबकि अन्य की स्थिति खेतीहर मजदूरों जैसी थी। मुजारों में सबसे अधिक तंगी का जीवन मौसमी मुजारों का था। कृषि की विशेषताएं। मुगल काल में कृषि की स्थिति के बारे में विभिन्न साक्ष्यों में विवरण मिल जाता है। इन विवरणों में विस्तृत रूप से कृषि के प्रत्येक पक्ष को बताया गया है। भौगोलिक दृष्टि से जिस प्रकार से विविधता भारत में पाई जाती है, उसका प्रभाव कृषि व्यवस्था पर स्पष्ट देखा जा सकता है। फारसी साहित्य एवं यूरोपियन यात्रियों के वृत्तांतों से यह स्पष्ट है कि भारतीय कृषक सामान्य तौर से 2 फसलें लेते थे। मैदानी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया थी, जबकि पठारीय क्षेत्रों में 1 फसल ली जाती थी। घास इत्यादि के तौर पर लोग कहीं कहीं 3 फसल भी ले लेते थे। मुगल काल की प्रमुख फसलों में खाद्यान्न, साग सब्जी व अन्य आर्थिक महत्व की फसलें पैदा की जाती थी। खाद्यान्न की फसलों में चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का तथा सरसों की खेती होती थी, जबकि दालों में मोठ, अरहर, चना, मसरी का उत्पादन होता था। गन्ना, कपास, नील उस काल में अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ थे। भारतीय नील विश्व का सबसे अच्छा नील माना जाता था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की फसल के दृष्टिकोण से अलग अलग पहचान थी। उस समय बंगाल व बिहार गन्ने के लिए, पंजाब, आगरा, दिल्ली व अवध गेहूं के लिए, नील यमुना नदी की घाटी में मध्य भारत चावल, तंबाकू व कपास के लिए विख्यात थे। गुजरात, खानदेश, अहमदनगर की पहचान तंबाकू व कपास के कारण थी। मुगल काल में इन सामान्य फसलों के साथ साथ अन्य बागवानी की ओर भी ध्यान दिया जाता था। उन बागों की शैली भारत की प्राचीन चकोर व समतल शैली से भिन्न थी। शासक वर्ग इस दिशा में नई बागवानी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। कश्मीर के शालीमार व निषाद बाग का निर्माण जहांगीर ने तथा आधुनिक पिंजौर स्थित उद्यान औरंगजेब के एक
सामंत फिदाई खान ने बनवाया था। इस समय कृषि उत्पादन की एक खास बात यह थी कि यह क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादित होता था। कृषक अपनी उपज को स्थानीय परिवेश में ही बेच देता था। गैर कृषक जनता भी विभिन्न प्रकार के कार्य करके कृषि से अनाज ले लिया करती थी। कृषि प्रणाली में सिंचाई के साधन। मुगल काल में कृषि उत्पादन मानसून के साथ जुए सा व्यवसाय था, क्योंकि जल का मुख्य स्रोत वर्षा ही थी। अधिक या कम वर्षा होने पर फिर से कठिनाई में पड़ जाता था। कृषक को अवर्षण की स्थिति में मानसून पर निर्भरता से मुक्त होने के लिए सिंचाई में कृत्रिम साधनों पर आश्रित होना पड़ता था। बाबर के अनुसार 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में भारत की भूमि बहुत उपजाऊ थी तथा वर्षा भी अच्छी होती थी। कृषकों को सिंचाई के कृत्रिम साधनों की जानकारी भी होती थी। फल उत्पादन भी होता था। सिंचाई के कृत्रिम साधनों के अंतर्गत कुएं, तालाब, नहरें आदि सिंचाई के कृत्रिम साधन के मुख्य स्रोत थे। कुएं सिंचाई के मुख्य स्रोत थे। मुगल काल में अधिकतर कुएं कच्चे होते थे। दरअसल ईंट के पक्के कुओं का निर्माण बहुत खर्चीला था। सन 1660 ईस्वी में अजमेर के मेड़ता परगना में अवस्थित लगभग 6000 कुएं में से मात्र 20 कुएं पक्के थे। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भी पूर्वी राजस्थान के 18 गांवों में 528 कुओं में से मात्र 41 कुएं ही पक्के थे। मुगल काल में गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्रों तथा दक्षिणी भाग में कुएं सिंचाई के मुख्य स्रोत थे, जिससे इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन अच्छी स्थिति में था। कुएं से पानी निकालकर उसे नालियों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाने की विधियां थी। रहट या अरहट, जिसे अंग्रेजों द्वारा पर्चियन व्हील नाम से संबोधित किया गया, सिंचाई हेतु प्रयुक्त की जाने वाली विलक्षण मशीन थी जो चेन या गियर पर आधारित थी। मुगल काल में लाहौर, दीपालपुर तथा सरहिंद में इसका व्यापक प्रयोग होता था। भारत में रहट के प्रयोग का वास्तविक समय 13वीं या 14वीं शताब्दी माना जाता है, किंतु इसका सर्वप्रथम एवं विस्तृत वर्णन बाबर द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया है। प्रारंभ में लकड़ी की इस विलक्षण मशीन पर केवल धनी किसानों का ही आधिपत्य बना रहा, परंतु 16वीं शताब्दी तक धीरे धीरे यह आम किसानों की पहुंच के भीतर हो गया। रहट से पानी निकालने की प्रक्रिया थी कि कुएं की गहराई के अनुसार 2 समान लंबाई की रस्सियों के एक सिरे की और लकड़ी का एक लट्ठा बांध दिया जाता था, जिसके साथ घड़े बंधे होते थे। दोनों रस्सियों को उस चरख पर चढ़ाते हुए जो कुएं पर लगा होता था, घड़ों को लट्ठे सहित कुएं में ढीला छोड़ दिया जाता था। इस चरख से धुरे से एक दूसरी चरखी जुड़ी रहती थी, जिससे बैल घुमाता था। इस चरखी के दांते दूसरी चरखी के दांतों से फंसे होने के कारण बैलों के घूमने पर खोलने होने वाली चरखी भी घूमती थी और इस प्रक्रिया से पानी कुएं से बाहर निकाला जाता था। कुएं के बाहर आने पर घड़े का पानी कुएं के पास ही स्थित एक कठौते में गिराया जाता था, जो नालियों के माध्यम से अपेक्षित खेतों तक पहुंच जाता था। सिंचाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले इस महत्वपूर्ण यंत्र ने सिंचाई की संभावना को पर्याप्त बढ़ा दिया था। चरस। कुएं से पानी निकालने की दूसरी सामान्य विधि चरस थी। बाबर के अनुसार आगरा, चंदवार, बयाना आदि क्षेत्रों में चरस द्वारा सिंचाई होती थी। इस विधि में कुएं की घिरनी पर रस्सी चढ़ाकर उसके एक सिरे में चमड़े का बड़ा बैग बांधा जाता था, जबकि दूसरा सिरा एक बैल से बंधा होता था। बैल को कुएं के समीप खड़ा करके पानी का बैग कुएं में ढीला छोड़ा जाता था। बैग में पर्याप्त पानी भर जाने के बाद एक व्यक्ति बैल को हाँकता हुआ कुएं से दूर ले जाता था और इस प्रकार खींचकर कुएं से बाहर आए पानी से भरे बैग को कुएं पर खड़ा एक दूसरा व्यक्ति एक कठौते में खाली करता जाता था। कठौते से जुड़ी नालियां द्वारा पानी खेतों तक पहुंच जाता था। ढेकली। जिन क्षेत्रों में कुओं का जल स्तर अपेक्षाकृत ऊंचाई पर होता था, वहां लीवर सिद्धांत पर आधारित ढेकली नामक उपकरण सिंचाई हेतु प्रयुक्त होता था। वाराणसी के भारत कला भवन में संग्रहित मृगावत की चित्रित हस्तलिपि, जिसका चित्रण उत्तर प्रदेश में 1525 से 70 ईस्वी के बीच हुआ, इस उपकरण को दर्शाती है। इस उपकरण के नीचे उथले कुएं के किनारे पर एक खूंटी गड़ी होती थी और दूसरे किनारे पर एक कांटेनुमा हिस्सा लगा रहता था। इस कांटे के बीच में एक लंबा खंभा उत्तोलक के सिद्धांत के अनुसार लगा रहता था। इस खंभे में कुएं के किनारे पर एक बाल्टी लटकी होती थी और दूसरे किनारे पर भारी पत्थर रहता था। एक आदमी रस्सी खींचकर इस यंत्र को चला सकता था। रस्सी को कुएं के अंदर खींचा जाता था और पानी से भरी बाल्टी खंभे से उठाकर खोल दी जाती थी, जिससे पानी खेतों में पहुंच जाता था। नहरें।
नहरें सिंचाई का एक प्रमुख महत्वपूर्ण साधन था। बाबर ने भारत में नहरों की कृत्रिम व्यवस्था का अभाव बताया, किंतु बाद में कृषि भूमि सिंचित करने हेतु कुछ नहरों के निर्माण के विवरण मिलते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में विशेष रूप से गंगा एवं सिंधु क्षेत्र में सिंचाई हेतु अनेक नहरें निर्मित की गई। नहरें दो प्रकार की थी, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित। नदियों द्वारा अपना मार्ग बदल लेने के कारण प्राकृतिक रूप से नहरों का उद्भव हो जाता था। ऐसी नहरें मुख्य नदी की शाखाओं में बढ़कर प्रणालिकाओं के रूप में बहती थी, जिनका प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता था। मुगल काल में इस प्रकार से कुछ प्राकृतिक नहरें बहुत विशाल थी। दक्षिणी भारत में इस काल में छोटी नहरों के प्रमाण मिलते हैं, किंतु उत्तरी भारत में वास्तविक रूप से कई बड़ी नहरों का निर्माण सिंचाई सुविधाओं का विस्तार एवं उन्हें प्रभावी बनाने की दृष्टि से किया गया। 17वीं शताब्दी में शाहजहां द्वारा बड़ी संख्या में नहरों के निर्माण का विवरण मिलता है। पूर्वी यमुना की पुरानी नहर शाहजहां के ही काल में खोदी गई। फिरोज शाह के काल में कृषि भूमि की सिंचित करने की दृष्टि से यमुना नदी के दूसरे किनारे पर निर्मित कराई गई नहर की मुरम्मत अकबर के काल में की गई। बाद में यह नहर पुनः नष्ट हो गई और जिसे शाहजहां ने अपने शासनकाल में नए रूप में बनवाया। फसलों की बुआई की अवधि में इस नहर के पानी को बांटने की व्यवस्था की गई। तालाब, कृत्रिम बांध तथा झीलें। मुगल काल में कुओं, नहरों के अलावा तालाब तथा झीलें भी सिंचाई की महत्वपूर्ण साधन थे। गाँवों में तालाब होते थे। मध्य भारत, दक्षिण और दक्षिणी भारत में तालाब सिंचाई कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दक्षिणी भारत में गोलकुंडा साम्राज्य को टेवर्नियर ने अनेक तालाबों से युक्त बताया। ये तालाब एक प्रकार के कृत्रिम बांध के रूप में स्थापित है और इनका प्रयोग वर्षा काल के बाद खेतों की सिंचाई हेतु होता था। खानदेश तथा बरार में कृषकों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से बांध निर्माण हेतु अनेक कार्य शाहजहां के शासनकाल में 40 से 50 हज़ार रुपये पेशगी के तौर पर देने के प्रमाण मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में 15वीं शताब्दी के दौरान यहाँ निर्मित मंदाक नामक झील तत्कालीन निर्माण प्रौद्योगिकी का श्रेष्ठ उदाहरण है। ऐतिहासिक तौर पर जिस प्रकार यूरोप के लिए कृषि क्षेत्र में खाद का महत्व था, भारतीय कृषि के लिए सिंचाई उतने ही निर्णायक रूप में महत्वपूर्ण थी। कृषि यंत्र। मुगल काल में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के फलस्वरूप विकसित सिंचाई यंत्र, जिनका विवरण ऊपर किया गया है, के अतिरिक्त हल, फावड़े, कुदाल, खुरपे, ज्वाट, पाटा, सुहागा, ड्रिल तथा हंसुआ, ये कृषि यंत्रों के प्रयोग सामान्यतः रूप से किया जाता था। कृषि कार्य से जुड़े जुताई की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती थी। खेतों में बीज डालने से पहले मिट्टी के ढेलों को तोड़कर उसे ढीली करने की भुरभुरी बनाने के लिए हलों का प्रयोग किया जाता था। यूरोपीय स्रोतों में तत्कालीन भारतीय हलों पर प्राय इसके अति साधारण हल्केपन का लांछन लगाया जाता रहा है कि यह मिट्टी को गहराई तक खोदने की क्षमता नहीं रखता था और मिट्टी की ऊपरी सतह को खरोंचता भर था। किंतु अब तक इस क्षेत्र में हुए अनुसंधानों से प्रमाणित हो चुका है कि ऐसी तकनीक कमज़ोर लोहे के महंगा होने के कारण नहीं थी, बल्कि वास्तव में इसका कारण था कि यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी की प्रतीतियों में ऐसे हल्के व साधारण हल ही उपयोगी होते थे। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के हल थे। प्रत्येक हल बैलों के द्वारा खींचे जाते थे, जो अलग अलग नस्ल के होते थे। हल में जोतने के संदर्भ में भारत के बैल इंग्लैंड के बैलों की अपेक्षा अधिक उपयोगी होते थे, क्योंकि भारतीय हल जहाँ बैलों के कोबड़ में फंसाकर खींचे जाते थे, वहीं इंग्लैंड के हल बैलों के सींग में बांधकर प्रयोग में किए जाते थे, जिसे भारतीय बैलों का कोबड़ जहाँ हल खींचने में तकनीकी रूप में इंग्लैंड के बैलों से अधिक सक्षम स्वीकार किया जाएगा, वहीं यह तकनीकी इंग्लैंड की जुताई तकनीक की अपेक्षा कम अमानवीय भी थी। निष्कर्ष। इस अवधि में कुछ नई फसलें पैदा किया जाना, पुरानी फसलों की किस्में बढ़ाना कृषि की गुणवत्तापूर्ण प्रगति का महत्वपूर्ण सूचक था। अतः कुल मिलाकर यह कृषिगत तकनीक के साथ साथ आर्थिक पहलुओं में भी प्रभावशाली प्रगति के रूप में माना जाएगा। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य को लागू करके उत्तर मुगल काल तक अर्थात 1857 ईस्वी तक मुगल अर्थव्यवस्था अपनी चरम स्थिति पर रही, लेकिन अयोग्य मुगल उत्तराधिकारियों के काल में कृषि, भू राजस्व, मुद्रा व्यवस्था का हनन हुआ। लेकिन आरंभिक काल में अकबर के समय में यह अपनी चरम सीमा पर थी और विश्व में किसी भी देश में इतनी धनी अर्थव्यवस्था हमें नहीं दिखाई देती। धन्यवाद।